तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं आपका टीचर रवि मिश्रा और आज बात करेंगे हम लोग मोशन की क्लास 11th का चैप्टर, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से कुछ अलग। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होगा जितना कि हल्क का गुस्सा। तो भाई चलो देखते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कवर करेंगे और सिर्फ मात्र 1 घंटे के अंदर हम लोग इस चैप्टर के पंडित बन चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्टार्टिंग इस चैप्टर की यहां से होती है। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि भाई मोशन क्या है, क्या मैं मोशन में हूं? मान लो कि मैं सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाता हूं और मैं आपसे कहता हूं क्या मैं मोशन में हूं, तो आपका जवाब होगा सर नहीं या फिर हाँ। तो ये किसके रिस्पेक्ट में बात होती है? देखो, जब भी कोई व्यक्ति तुमसे सवाल पूछता है कि भाई क्या मैं मोशन में हूं, तो बच्चों तुम्हें उससे एक उल्टा सवाल करना है कि भाई किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि जैसे अभी आप बैठ करके मुझको देख रहे हो और अगर मैं कहूं कि क्या तुम मोशन में हो, तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं। क्यों? लेकिन आप ये सोचो कि अगर अर्थ पे बैठे हुए आप, जो कि अभी रुके हुए लग रहे हो, अगर आपको कोई व्यक्ति मार्स के ऊपर से टेलीस्कोप से देख रहा हो, तो ऐसे केस में आप उसको क्या लगोगे? पृथ्वी, क्योंकि घूम रहा है तो आप पृथ्वी पे बैठे हुए, आप भी रोटेट कर रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हुए। यानी कि मोशन एक हमेशा ऐसी क्वांटिटी है जो किसी रेफरेंस यानी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बात होती है। तो आगे से ध्यान रखना बेटा, जब भी कोई तुमसे सवाल पूछता है कि भाई क्या मैं मोशन में हूं, तो उससे एक उल्टा सवाल तुम पूछ दो कि भाई किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो चलिए डेफिनेशन ऑफ मोशन देखते हैं बेटा। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट को आप मोशन में तब कह सकते हो इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। अंडरस्टूड? तो देखिए, किसी भी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं भाई कि क्या मैं मोशन में हूं राइट नाउ, क्या अब? तो आप कहेंगे हाँ सर, आप मोशन में हैं, क्योंकि टाइम के साथ आपने अपनी पोजीशन को चेंज किया। मैं अभी यहां था, मैं अभी यहां हूं। सो मैंने टाइम के साथ 1 सेकंड के अंदर अपनी पोजीशन को बदला, यानी कि मैं मोशन में कहलाऊंगा। तो ऐसे ही और भी पैरामीटर्स हैं जो मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, और उनमें से कुछ पैरामीटर्स ये हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। वन बाय वन हम इन पैरामीटर्स को देखेंगे बेटा। पहला पैरामीटर होता है डिस्टेंस। किसी भी मोशन को एक्सप्लेन करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका डिस्टेंस, कि टाइम के साथ अगर उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो मैं कहूंगा हाँ ये मोशन में है। ऐसा ही एक पैरामीटर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड देन सम पैरामीटर्स कॉल्ड एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी। ये सारे टर्म आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़े थे, और यही सारे टर्म क्लास 11th में वापस से आने वाले हैं विद सम नया रूप। एक नया रूप लेकर के आएगा। तो बी अटेंटिव एंड बी एकदम फोकस्ड इन दिस क्लास। और चलिए समझते हैं इस चैप्टर में एक एक टॉपिक को। तो बेटा यहां पर आप लोग ना एक चीज मान के चलो, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर मैं आपसे कहूं क्लास 9th वाली डेफिनेशन ये कि डिस्टेंस क्या होता है, तो आप सिंपली कहेंगे सर डिस्टेंस हम किससे कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली ट्रेवल सम पाथ। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया होगा, and the actual path traveled by the body is called distance. This is the simple definition of the distance, कि actual path सच में क्या चला वो distance है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब बेटा इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड होता है। अंडरस्टूड? मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसका वैल्यू, जैसे मैं कहूं मैं 2 मीटर चला, 4 मीटर चला, तो आप यहाँ पर उसकी वैल्यू को चेक कर रहे हो, सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड देख रहे हो। तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। शुरुआत में ऑब्जेक्ट कहां था, लास्ट में ऑब्जेक्ट कहां है, आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट को देखना है। इसके बीच का सबसे छोटा रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बेटा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे क्लियर करना मुश्किल है। मान के चलो बेटा एक लड़का है जिसका नाम है राम। ठीक है, राम थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी, अलग नाम ले लेते हैं कुछ। सो लेट सपोज बेटा नाम है उसका डेविड। हाँ, एक डेविड नाम का लड़का है। अब ये स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल जो है इसके घर से 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस इसके घर से इसके स्कूल का है। राइट, ये इसका स्कूल है। लेकिन डेविड का मन डायरेक्टली स्कूल जाने में नहीं लगता। डेविड ने एक दोस्त बनाया। दोस्त दोस्त का नाम है सेजल। ये अपने दोस्त सेजल के घर जाता है। अब सेजल से क्या बोलता है कि सेजल, मैं डायरेक्टली अकेले नहीं जा सकता, तुम मेरा हाथ पकड़ के मेरे स्कूल तक चलो। तो घर से डेविड निकला। डेविड सेजल के घर जाने के 1 किलोमीटर दूर है।
डेविड के घर से सेजल का घर है 1 किलोमीटर के दूर और सेजल के घर से स्कूल पड़ता है बेटा 2 किलोमीटर दूर। तो डेविड का सबसे छोटा रास्ता तो हो सकता था कि डेविड सीधा स्कूल जाता, लेकिन डेविड अपना थोड़ा सा तेज है। डेविड क्या करता है, पहले सेजल के घर जाता है, फिर सेजल का हाथ पकड़ के फिर स्कूल जाता है। यानी अगर मैं इस फिनोमेना की बात करूं, मैं यहाँ पे बेटा केस के मीडियम से समझाता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज अ केस नंबर 1 इन विच डेविड कहाँ जा रहा है, डेविड जाता है सेजल के घर और सेजल का हाथ पकड़ के जाता है स्कूल। यानी ये उसका एक्चुअल रास्ता है, एक्चुअल पाथ है। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्चुअल पाथ इसने जो चला वो होगा। तो एक्चुअल पाथ इज व्हाट, 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, आंसर इज 3 किलोमीटर। ये है उसका एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड यानी कि डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के। अब जरा यहां देखना, डेविड का इनिशियल पोजीशन क्या था, डेविड का शुरुआती पोजीशन था डेविड का घर। डेविड का फाइनल पोजीशन क्या है, रास्ता मत देखो कि सेजल के यहाँ गया या रास्ते में कहां गया नहीं गया। डायरेक्टली डेविड अपने घर से स्टार्ट हुआ, सेजल के घर गया, वहां से स्कूल गया। तो इनिशियल डेविड का घर, फाइनल डेविड का स्कूल। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सीधी लाइन खींचूंगा तो वो 2 किलोमीटर की है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2 किलोमीटर। ध्यान रखना, इस ऑब्जर्वेशन ने हमें एक चीज सिखाई। क्या चीज सिखाई कि इस एग्जाम्पल में डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, राइट। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से बड़ी है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। अंडरस्टूड। चलो अब जरा एक केस नंबर 2 लेते हैं। मान के चलते हैं डेविड और सेजल में बातचीत नहीं हो रही है। डेविड क्या करता है, सेजल के घर जाना छोड़ देता है। डेविड कहता है मैं नहीं जा रहा अब सेजल के घर अपना समय बर्बाद करने। समझ गया ये बंदा जल्दी। और अब इसको कहाँ जाना है, सीधा स्कूल जाना है। इसके घर से स्कूल की दूरी थी 2 किलोमीटर, सेजल का घर था 1 किलोमीटर और सेजल के घर से उसके स्कूल की दूरी थी 2 किलोमीटर। लेकिन डेविड का अब रास्ता एक्चुअल कौन सा है, डेविड जाता है अपने घर से सीधा स्कूल, डायरेक्ट स्कूल जाता है। तो ऐसे केस में डेविड का डिस्टेंस निकालो। अब बताओ मुझे, डेविड का डिस्टेंस निकालने के लिए व्हाट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द डेविड। तो वही रास्ता है ना बेटा, सीधा सीधा ही तो गया वो, इस बार वो सेजल के घर नहीं गया। यानी कि सबसे छोटा रास्ता उसका 2 किलोमीटर वाला, वही उसका एक्चुअल पाथ है। And if we talk about the displacement is same. Shortest distance between initial and final वो तो दो ही है। यानी यहां से आप एक ऑब्जर्वेशन पे क्या पहुंचे कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है। दिस इज आवर केस नंबर 2। दिस इज आवर केस नंबर 2। तो अभी तक हमने दो केस डिस्कस कर लिए। The case 1 was in which David goes to Sejal's house and then took the hand of Sejal and goes to school. In that case, the distance was greater than the displacement. Distance was 3 kilometer, displacement was 2 kilometer. तो इसने हमें समझाया कि distance can be larger, but distance displacement can be smaller. But in this case, when David goes to school directly, उसका distance जो है वो 2 किलोमीटर, displacement भी 2 किलोमीटर, मतलब दोनों के दोनों सेम। ठीक है। अब तीसरा और अंतिम केस देखो, ये हमारा एकदम सब कुछ पलट के रख देगा। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 ये केस कहता है कि डेविड पहले जो जाता है सेजल के घर, सेजल से लड़ाई करता है कि भाई सेजल तू मेरे साथ नहीं जाती, मत जा, आज से मैं अकेले जाऊंगा। और फिर पहुंचता है स्कूल, लेकिन लड़ाई के कारण इसका मन स्कूल में नहीं लगता और वापस स्कूल से डेविड अपने घर आ जाता है। ऐसे में क्या होगा, जरा ये देखें तो 1 किलोमीटर सेजल का घर, सेजल के घर से स्कूल का था दूरी 2 किलोमीटर और स्कूल डेविड के घर से था 2 किलोमीटर। नाउ व्हाट हैपन, डेविड क्या करता है, डेविड का केस नंबर 3 में पोजीशन है, सेजल के घर गया, सेजल के घर से स्कूल गया, स्कूल में मन नहीं लगा तो डेविड अपने घर वापस आ गया। यानी इन दिस केस द डिस्टेंस इज व्हाट, चेक द एक्चुअल पाथ ट्रेवल। व्हाट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल, पहले गया 1 किलोमीटर, फिर गया 2 किलोमीटर, फिर आया 2 किलोमीटर। द एक्चुअल पाथ इज 5 किलोमीटर्स, राइट। दूसरी बात, अगर बात मैं डिस्प्लेसमेंट की करता हूं तो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, डेविड्स हाउस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, जहां से उसने शुरू किया था। एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन वेयर ही एंड हिज जर्नी, डेविड्स हाउस। मींस द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, so that's why the shortest distance is 0, which means
डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो बेटा आप एक ऑब्जर्वेशन पे पहुंचे एंड द ऑब्जर्वेशन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इज कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। बड़ी इन केस जरा हम यहां देखें, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 किलोमीटर थी, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो ये 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, जैसा कि इस वाले केस में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट 0 भी था, तो 0 के बराबर भी हो सकती है। तीसरी बात, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है ना, स्मॉलर हो सकता है। कैसे पता, यहां देखो डिस्टेंस 5 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, स्मॉलर है डिस्प्लेसमेंट, है ना। इस केस में भी चेक करो, इस केस में भी देखो डिस्टेंस वाज 3, डिस्प्लेसमेंट वाज 2, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा था वैल्यू में डिस्टेंस से, यानी छोटा हो सकता है। और साथ ही साथ बेटा इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहां गौर करो, डिस्टेंस भी 2, डिस्प्लेसमेंट भी 2, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में जब डेविड अपने घर से स्कूल सीधा सीधा चला गया, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, तो डिस्प्लेसमेंट का एक रेंज निकल के आया, दिस इज द रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट का जो हम सभी को याद रहना चाहिए। तो अब जरा देखते हैं भाई डिफरेंस क्या है दोनों में। तो डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सॉरी, इन एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इन द एंटायर मोशन, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा रास्ता, shortest path between initial and final position of the body। नेक्स्ट, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मतलब आप उसकी वैल्यू भी देखते हो और उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा ना वो, तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होता है। सो नोट दिस डिफरेंसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो एक बार इसको आप फटाफट नोट करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फिर इसके बाद बेटा हम लोग समझने से पहले हम लोगों के पास ना एक टर्म आता है पैरामीटर, जब हम बात ही कर रहे हैं इतनी सारी, तो एक पैरामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं, इसको एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीड। अब व्हाट इज स्पीड, फ्रॉम नेक्स्ट नेक्स्ट नाइन्थ क्लास यू हैव स्टडीड कि भाई स्पीड है क्या। अगर बेटा मैं स्पीड को डिफाइन करूं, अगर मैं स्पीड को डिफाइन करूं तो कितना डिस्टेंस आप चलते हो कितने टाइम में, यही स्पीड होती है। मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, the distance traveled by an object, distance traveled by an object in given time, दिए हुए समय में, given time में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया is called स्पीड। इसी को स्पीड कहते हैं। ध्यान रखना ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब क्यों है उसकी बात मैं अभी करता हूं। तो आप जरा ध्यान से देखिए, स्पीड का अगर हम फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो स्पीड के रिलेशन में आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज द रिलेशन ऑफ स्पीड। अब मुझे एक चीज लिख कर बताओ, क्या डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है। तो भाई डिस्टेंस तो स्केलर है, टाइम स्केलर है, वेक्टर है, टाइम भी स्केलर है, तो क्योंकि स्केलर अपॉन स्केलर तो स्पीड भी तो स्केलर होगा। उसके बाद बात आती है कि व्हाट विल बी द एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट को समझने के लिए देखो, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट। स्पीड की एसआई यूनिट निकल के आ गई मीटर पर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी कि डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, तो यूनिट हो गई डिस्टेंस मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है आपसे, आप जरा एक एग्जांपल गौर करो। दिल्ली में मेरा घर है, ये है मेरा घर जहां पर मैं रहता हूं, और फिर मैंने डिसाइड किया अपनी गाड़ी से मैं जाऊंगा अपने ससुराल, है ना, चलते हैं जी ससुराल। तो मेरे घर से मेरा ससुराल 400 किलोमीटर दूर है, लेट्स सपोज 400 किलोमीटर, और इस जर्नी को मैंने 8 घंटे में ट्रैवल कर लिया, 8 आवर्स में ट्रैवल कर लिया। अब जरा मुझे इससे ना स्पीड निकाल के बताओ। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे स्पीड का, तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज बेटा 400 किलोमीटर, तो आपने लिखा यहाँ पर 400 किलोमीटर अपॉन स्पीड, टाइम लिया 8 घंटे, 8 डाला, देखो 8 5 जा 40,
तो आंसर कितना आया 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि क्या मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। अब जरा इस चीज को एक बार समझना ध्यान से। मैं गाड़ी लेके निकला 50 किलोमीटर को समझना जरा 50 वैल्यू का क्या मतलब है। मैं गाड़ी लेके निकला 50 की स्पीड से स्टार्ट किया। मेरे घर के आगे टर्न आया, मैंने 50 पे टर्न किया। मेरे आगे ब्रेकर आया, मैंने 50 पे उछाला। रेड लाइट आया 50, कोई आदमी मेरे आगे आया 50, हाईवे पे 50। इज इट पॉसिबल टू run my vehicle, run my car at the speed of 50 kilometer per hour continuously for the 8-hour journey? Answer is no. It is not possible. Then what it is? 50 किलोमीटर पर आवर है क्या? मतलब ये समझो कि भाई यार ये बताओ, अगर मैं गाड़ी लेके निकला हूं भाई तो रेड लाइट पे रुकूंगा। कोई आदमी मेरी गाड़ी के आगे से जाएगा तो मैं धीरे करूंगा, है ना। ब्रेकर आएगा तो स्लो करूंगा। कहीं कहीं पर मुझे रुकना भी पड़ेगा, भाई गाड़ी को आराम चाहिए, मुझे भी चाय चाहिए। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए सोचो कि ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कैसे जस्टिफाई करोगे। तो आंसर है बेटा, ये स्पीड नहीं, ये एवरेज स्पीड होती है। मतलब पूरे जर्नी का एवरेज होती है। तो जब आप बात स्पीड की कर रहे होते हैं तो ये बात अंडरस्टूड है कि आप बात एवरेज स्पीड की कर रहे हैं, आप स्पीड की नहीं कर रहे, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर मेरे गाड़ी में जो स्पीड मुझे दिखाता है वो क्या है। तो यही बात अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंटली, कि जो गाड़ी के अंदर आपकी स्पीड दिखती है, that speed is called instantaneous speed. That is the next topic we have. The speed is called instantaneous instantaneous speed. ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंस्टेंटेनियस। भाई नाम में ही है इंस्टेंट, इट्स लाइक इंस्टेंट नूडल्स वी हैव, 2 मिनट में बना लेते हो। अब मान के चलो मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे दोस्त का कॉल आया कि भाई ये बता तेरी स्पीड कितनी है। 12 बजे उसने मुझे कॉल किया, मैंने फोन पिक किया। हाँ भाई, हाँ बता क्या कह रहा है। अच्छा, मेरी स्पीड जानना चाहता है। इतने में क्या करता हूँ कि स्पीड देखने के लिए अपना मीटर की तरफ देखता हूँ। भाई इसमें बताओ मैंने कितना टाइम लिया होगा, 5 6 7 सेकंड, है ना। बस यहीं पर गलती मैं कर गया, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे टाइम पूछा, स्पीड पूछा 12 बजे। मैंने उसको जवाब दिया 12 बज के 7 सेकंड पे, जो कि बात हो गई 7 सेकंड लेट। उसने मुझसे पूछा था मेरी स्पीड 12 बजे, मैंने जवाब दिया 12 बज के 7 मिनट पे। तो बेटा ये स्पीड बिल्कुल भी इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है। अगर वो मुझसे 12 बजे पूछ रहा है तो मेरा फर्ज बनता है मैं 12 बज के 1 सेकंड भी ना होने दूं, मैं 12 बजे जवाब दे दूं। बस इसी चीज को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। द वेलोसिटी और स्पीड एट दैट इंस्टेंट, उसी समय बता दो बिना टाइम गवाए, है ना, टाइम नहीं गवाना। यानी कि इट इज द स्पीड of an object at that instant, उसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे वो पूछ रहा है, at that instant is called instantaneous speed, राइट। अब जरा ध्यान से देखना कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं तो स्पीड के लिए, अच्छा स्पीड और वेलोसिटी लगभग एक ही चीज होती है जब हम बात स्ट्रेट पाथ की कर रहे हैं। इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में पहले वेलोसिटी समझाता हूँ, फिर हम लोग एक बार ही बात करेंगे। तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में समझ में आ गया कि उसी समय जवाब देना है जिस समय आपके दोस्त ने पूछा है। तो उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली एक टर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब लिसन, इसमें क्या करना है, सेम बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन जैसी आपने स्पीड के लिए लिखी थी कि वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे आप जब वेलोसिटी की बात करते हैं, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। अब लिसन, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का कैसे निकालेंगे। तो ये बताओ 12 बजे उसने फोन किया, मुझे 12 बजे ही बताना है। क्या जब 12 बजे उसके बोलते ही मेरी गाड़ी रुक गई क्या? नहीं ना, गाड़ी तो चल रही है ना। तो गाड़ी थोड़ा सा तो डिस्प्लेसमेंट चलेगी, थोड़ी सी तो दूरी चलेगी। तो ऊपर हम लोग, जैसे हम लोग स्पीड में ऊपर डिस्टेंस लिखते थे, वेलोसिटी में ऊपर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ आएगा बेटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट।
क्योंकि गाड़ी कुछ ना कुछ दूरी चल चुकी होगी, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया होगा। कितने टाइम में? कुछ गिवन टाइम में, चेंज इन टाइम। यानी कि वेलोसिटी का रिलेशन हो जाता है चेंज यानी डी, डी से बोलते हैं चेंज, दैट इज डिफरेंस, डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट यानी डीएस, और नीचे डिफरेंस इन टाइम यानी डीटी। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, तुम्हें कितना टाइम लेना है उसको जवाब देने में? बिल्कुल भी समय नहीं लेना, यानी डीटी जो है अप्रोक्सीमेट जीरो होना चाहिए। मतलब आपको डिफरेंस इन टाइम जीरो लेना है, मतलब आप कितने समय में उसको जवाब दे दोगे? 0.00001 सेकंड में आपको जवाब देना है। आपको 0.1 सेकंड भी नहीं लेना है, तुरंत उसको जवाब देना है, तभी मैं उस स्पीड या वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल पाऊंगा। सो लिसन, यहां लिखेंगे लिमिट, मैंने टाइम को लिमिट कर दिया, लिमिट dt टेंड्स टू जीरो, विच मींस टाइम का डिफरेंस लिमिटेड टू जीरो, यानी कि बिल्कुल लोएस्ट टाइम में आपको उसको जवाब देना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तभी निकल कर आएगी। तो सवाल है यार, हर न्यूमेरिकल में क्या मैं लिमिट लगाता फिरूं? नहीं। इसके लिए आपको ये चीज समझना होगा कि यहां पर जो मैंने d बाई dt लिखा है, इस चीज को बोलते क्या है? इस चीज को बेटा हमने नाम दिया differentiation. That is our next topic of this chapter. Very important because this is new in our syllabus. 11th क्लास में आके आप सीखते हो फ्रेशली, क्योंकि आप 10th तक ये सब चीजें नहीं समझते। Now we have to read what is differentiation. So बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। So listen, what is differentiation? What is differentiation? So देखिए, मान लो यार फिजिक्स में बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ना आप कैलकुलेशन खुद से करोगे ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर यू टू सॉल्व। सो इन दैट केस इसी चीज के लिए ना हमने डिफरेंशिएशन बनाया। डिफरेंशिएशन कहता है बड़ी चीज को छोटा कर देना, बड़ी चीज को छोटा कर देना। अब इसके लिए ये नहीं कि कैंची रबड़ ले आए कि भाई चलो मिटा देंगे, काट देंगे, छोटा कर देंगे, नो। इसके लिए हमने मैथमेटिकली कुछ रूल बनाए, जैसे कि अगर कहीं आपको डी बाई डी एक्स लिखा हुआ नजर आएगा, अगर आपको कहीं पर डी बाई डी एक्स लिखा हुआ नजर आएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो पढ़ो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे एक्स लिखा है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली यदि डी बाई डी वाई लिखा हो तो क्या पढ़ो? तब आप उस केस में इसको पढ़ेंगे बेटा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि नीचे y है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे ही डी बाई डी जेड को क्या पढ़ोगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z। सो दैट इज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z। ये तो हो गई पढ़ने की बात। अब करेंगे सॉल्व कैसे, ये समझते हैं। देखो मान के चलो आपके पास एक सवाल आया कि आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को। रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। जो भी आपको ऊपर पावर नजर आ रहा है, जो भी आपको ऊपर पावर नजर आ रहा है, उस पावर को नीचे उतार लो, यानी इस 2 को नीचे लिख दो, और जो पावर 2 था उसमें एक घटा दो, तो आपका आंसर तैयार है 2x। तो यही तो डिफरेंशिएशन है ना? कितना सिंपल। एक बार और रिपीट करता हूँ, देखो कोई और एग्जांपल के साथ। भाई डिफरेंशिएशन करना है मुझे x की पावर 3 का, तो ध्यान से सुनना बेटा, आई रिपीट, जो भी पावर आपको दिख रहा है उस पावर को आगे उतार लो, उतार लिया सर, और जो पावर था उसमें एक घटा दो, यानी 3x स्क्वायर। एक बार पावर को उतार लो और जो पावर था उसमें एक घटा दो, दिस इज द रूल। हिंदी में लिख देते हैं भाई, जो पावर, जो पावर था उसको, उसको क्या कर दो? तो उसको नीचे उतार लो, उसको नीचे उतार लो, और जो पावर था और पावर में एक घटा दो, पावर में एक घटा दो। सिंपल सा डिफरेंशिएशन का रूल है ये, कि जो भी पावर था उसको नीचे उतार लो और पावर में से एक घटा दो, है ना? सिंपल सा। चलो एक और बताना मुझे जवाब दो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, व्हाट शुड बी द आंसर? बहुत सिंपल, पावर 5 है, पावर को आगे उतार लो, पावर 5 था उसमें से एक घटा दो, आगे आंसर 5x की पावर 4। चलो थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाते हैं बच्चों। अगर डिफरेंशिएशन में कोई नंबर आ जाए लेट्स 5x स्क्वायर, अब क्या किया जाए?
तो ऐसे टाइम में आपको करना क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लो। जैसे ये 5 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर डिफरेंशिएशन के बाहर आना चाहिए, तो डी बाई डी एक्स अब बचा क्या उसके अंदर, एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना एक्स को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, है ना। तो 5 यानी कि कांस्टेंट टर्म को आपने डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लिया। अब क्या करें, अब रूल लगाइए। क्या रूल सीखा था, पावर को आगे उतार लो। अब सवाल है 2 को आगे उतार दो और पावर में से एक घटा दो यानी 2 माइनस 1। तो इन दोनों के बीच में क्या करूं, जो दो नंबर आ गए 5 और 2 मल्टीप्लाई लगा दो, आंसर विल बी 10x, है ना। पावर 2 माइनस 1 विल बी 1। तो ये है एक तरीका डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का। चलो एक बार और एक डिफरेंशिएशन और देखते हैं। लेट्स सपोज बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ 7x की पावर 7 इज गिवन, है ना। चलिए बताइए क्या करूं, कांस्टेंट टर्म 7 को बाहर निकाल लो, अंदर वाला टर्म एज इट इज बच गया। अब क्या करना है, पावर को आगे उतारना है यानी 7 को आगे उतारना है, बस इसके साथ मल्टीप्लाई लगा देना और जो पावर था उसमें से एक घटाना है यानी 6 हो गया। तो आंसर आ गया 49x की पावर 6। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। चलो अब अगले देखो, एक और समझते हैं। अगर कभी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करना हो, कोई भी x नहीं मेंशन और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है, x ही नहीं है ऊपर से, तो क्या करा जाए। ऐसे में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। भाई कांस्टेंट को तोड़ थोड़ी सकते हो, कोई नंबर अगर मैं कहूं मेरा उम्र 10 साल है तो क्या तुम उसको छोटा कर दोगे। तो कांस्टेंट नंबर्स को छोटा नहीं करा जा सकता। डिफरेंशिएशन का मतलब आप वेरिएबल चीजों को छोटा करो ना, जो चेंज हो रही है टाइम के साथ, दैट इज। सो 5 यानी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। ध्यान रखने की बात है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको भाई। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं डिफरेंशिएशन आपको सॉल्व करने के लिए, 5x स्क्वायर प्लस x 5x क्यूब कर देते हैं बेटा, 5x क्यूब और इस पे x स्क्वायर लगा दिया। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना दो से ज्यादा टर्म या दो से ज्यादा टर्म है। तो सबसे पहले तो ये जो डी बाई डी एक्स है डिफरेंशिएशन है, ये इसका भी है और इसका भी है। मैथ्स में सीखा है ना, ब्रैकेट होता है तो दोनों का होता है। बांटो दोनों को, यानी डी बाई डी एक्स 5x क्यूब को भी दे दो प्लस डी बाई डी एक्स आप x स्क्वायर को भी दे दो। ऐसे में अब रूल लगाओ, कांस्टेंट 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, dx क्यूब बाई dx। इस तरफ कांस्टेंट कुछ है ही नहीं, बस यहाँ पे तो x स्क्वायर है। तो क्या सीखा था, पावर को आगे उतार लेते हैं, पावर में से एक घटा देते हैं, 2 माइनस 1 1 हो गया। तो ये तो आ गया बच्चे 2x। अब क्या करा जाए, तो इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसके बाद लिसन, इसके बाद क्या करना है, 5 ये जो पावर 3 है ना ये आगे आ जाएगा और पावर में से एक घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, है ना। एक्स क्यूब की जगह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आपका बेटा आंसर तैयार है, 15x स्क्वायर प्लस 2x। दिस इज द आंसर। ऐसा सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन को। आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ होगा। अब सवाल है कि भाई मैं सर डिफरेंशिएशन का करूंगा क्या, आपने सिखाया क्यों। तो मैंने इसको आपको सिखाया इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए। लिसन, अब जरा इस क्वेश्चन को गौर करो। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2.1, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर जब हम इस सवाल को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर। अब इसने ना एक हमें इक्वेशन दे दिया बेटा, x मतलब यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है, तो इसका पता हमें चलता है कि ये पोजीशन की बात कर रहा है ना, पोजीशन चेंज। तो ये तो डिस्टेंस लेके आएगा ना जब कोई पोजीशन बदलता है। यानी इसने ये तुम्हें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए एक इक्वेशन तैयार कर करके दे दिया है। तो आपको अब अपने इस इक्वेशन के हिसाब से सोचना है कि आगे मुझे करना क्या है। इसने एक चीज और बोली, ए और बी का वैल्यू आपको पहले से दे दिया, ए इज 8.5, बी इज 2.5 और व्हाट इज द वेलोसिटी एट 2 सेकंड एंड 2 सेकंड, 0 सेकंड एंड 2 सेकंड। अब एक चीज गौर करना, जब भी कभी क्वेश्चन में ये एट वर्ड दिखाई देगा आपको, ये एट वर्ड नजर आएगा, एट क्या नजर आएगा, एट नजर आएगा, एट, तो मतलब ये है कि आपसे वो उसी समय पूछ रहा है, बताओ एट दैट इंस्टेंट।
आप जवाब दो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, है ना, तो ये जवाब देना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो जरा मैं पहले वो इक्वेशन लिखता हूँ जो उसने दिया था। द इक्वेशन वाज x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, राइट। बेटा इसने a और b का वैल्यू हमें पहले से दे दिया था। वैल्यू क्या था? वैल्यू इसने बोला था a है 8.5 और b है 2.5। ए है 8.5 और बी है 2.5, ठीक है। और वेलोसिटी फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? दो जगह पे, एक तो 0 सेकेंड पे और दूसरा फाइंड करना है बेटा 2 सेकेंड पे, ठीक है। ये दो चीजें उसने कही। अब देखो इस टाइप के सवाल को करने का क्या तरीका होता है, क्या अप्रोच होता है, लिसन ध्यान से सुनना। x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर ना, आप a की वैल्यू पुट कर दो। a क्या है 8.5 प्लस b क्या है 2.5 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब क्योंकि उसने मुझसे वेलोसिटी पूछा है, अब एक चीज ध्यान देना, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमने? सो रिलेशन ये था ds बाई dt, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। या यूं कह लो कि s को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी निकल जाएगा। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपको बेटा वेलोसिटी मिलता है, मतलब ds बाई dt कर देते हो। इस क्वेश्चन में s का सिंबल s यूज नहीं किया गया, क्वेश्चन ने उसको x दिया है, तो आप x लिखो। वेलोसिटी विल बी dx by dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब आप वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट कीजिए इस x का जो इसने दिया है। क्या है x? 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। देखो पहले तो ये डिफरेंशिएशन दोनों को बांट दो, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि दोनों को बांटना पड़ेगा, तो बांट दो। जैसे ही आप इसको बांटोगे दोनों को, सो क्या होगा? अगर मैं दोनों को ये बांट देता हूं तो दिस विल बी डी बाई डी टी 8.5, है ना, फिर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2.5 टी स्क्वायर। अब गौर करो, इट्स ए कांस्टेंट टर्म, 8.5 एक नंबर है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। प्लस यहाँ पे कांस्टेंट 2.5 है लेकिन उसके साथ में टी है ना, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लो। 2.5 को मैंने बाहर निकाल लिया, बच गया मेरे पास डी टी स्क्वायर बाई डी टी, है कि नहीं। तो मेरा वेलोसिटी आया 2.5 इंटू, रूल क्या है, पावर में जो भी देख रहे हो आगे उतार लो और पावर में से एक घटा दो, तो बेटा आपका आंसर आ गया वेलोसिटी का 5t। दिस इज योर वेलोसिटी। अब जिस टाइम पे निकालना है, पहले आपको चाहिए कितने पे? 0 सेकंड पे, तो आप इसमें वेलोसिटी में टाइम की जगह 0 पुट करो, आपका आंसर आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर वेलोसिटी फर्स्ट। नेक्स्ट निकालना था आपको 2 सेकंड पे ना, तो 2 सेकंड पे निकालो। तो v में जहां पर t है, मतलब 5t है ना, तो t की जगह 2 रख दो, आपका आंसर तैयार है 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपके पास दोनों वैल्यूज निकलकर आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। लिसन, देखें हमारा जो आंसर है इसमें एट की बात हुई थी ना, हियर इट इज गिवन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड v इज 0। लिसन, दिख रहा है आपको यहाँ पे, टाइम जब 0 है तब तो इसकी वैल्यू क्या है? टाइम जीरो पे, टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 आ रहा है, और जब टाइम 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी 10 आ रहा है। यानी हमारा आंसर करेक्ट है जो हम लेके आए हैं, हम जो आंसर निकाले हैं हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब जैसे जैसे मैंने ये किया, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप लोग ट्राई करो इस सवाल को करने का। कि भाई पोजीशन मैं दे देता हूं आपको, लेट सपोज 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, और आपको निकालना है वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। फटाफट मुझे इसका जवाब आप देंगे, इस क्वेश्चन का निकालिए, ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। एक बार आप इसको ट्राई करिए। ओके, चलो अब ट्राई करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर मैं रोकूंगा तो फिर वीडियो विल बी लेंथी, तो हमारा जो पर्पज है 1 आवर में करने का वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी देखिए फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी अगर हम इसका निकालें बेटा, अगर हम इसकी वेलोसिटी का पता लगाएं, तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? dx by dt, है ना, डिफरेंशिएट कर दो।
तो आप जरा डिफरेंशिएट कर दो इस पूरे टर्म को 5t² प्लस 2t प्लस 3 को। सबसे पहले काम डिफरेंशिएशन जिसका है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। तो ये डी बाई डी टी किस किस का है, 5t² का है, यानी डी बाई डी टी ऑफ 5t² अलग कर दो, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2t अलग कर दो, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3 अलग कर दो। अब रूल क्या सिखाया था मैंने तुम्हें, वो लगाओ। रूल क्या है, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, डी t² बचेगा, तो पावर को आगे उतारा, पावर में 1 घटाया, तो 2 आगे आ गया, t की पावर 2 में से 1 घटाया 1 हो गया। फिर ये 2 कांस्टेंट बाहर आया, dt बाई dt बचा, वो तो खत्म ही हो गया ना, 1 ही हो गया, तो खाली आपके पास यहाँ पर बचा 2। फिर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है। सो द वेलोसिटी बिकम 10t प्लस 2, दिस इज द वेलोसिटी। अब आपको कितने पे चाहिए था, मैंने आपसे 2 सेकंड पे पूछा था, आपको मैंने कहा था 2 सेकंड पे निकालो। सो वेलोसिटी विल बी 10 इंटू टाइम की जगह रखा 2, हमारा आंसर आया 20 प्लस 2 यानी कि 22 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी फॉर द वैल्यू 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने का ये तरीका होता है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही बेटा इस सवालों में अगर आपसे कभी एक्सेलरेशन पूछे, जो कि हमारा नेक्स्ट टर्म है समझने के लिए, तो चलिए पहले इस टर्म को समझते हैं कि एक्सेलरेशन आखिर होता क्या है, तब हम लोग बात करेंगे कि इसको निकालते कैसे। चलिए ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे हम लोग कभी बाइक, स्कूटी हम सभी लगभग चलाते ही हैं, तो मान के चलो कि आप अपनी स्कूटी चला रहे हो और आपके पास हैंडल में राइट साइड में क्या होता है, एक्सेलरेटर। उसको दबाते हो, खींचते हो, तो क्या होता है, स्पीड लगातार बढ़ने लग जाती है, 20 40 60 80 100, है ना, तेज तेज भगाते हैं हम लोग। तो टाइम के साथ ये जब आप उसको खींच रहे हो तो क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड बढ़ रही है, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। जब टाइम के साथ गाड़ी की, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ने लग जाए, that is called acceleration. So what is acceleration? When, इसको when से अच्छा है हम कैसे स्टार्ट करें, the velocity of an object per unit time is called acceleration। देखो क्या होता है एक्सेलरेशन, तो ऊपर आएगा वेलोसिटी, नीचे आएगा टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं। यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है जो कि सेकंड होता है, तो यूनिट आया मीटर पर सेकंड। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है वेलोसिटी की। अब अगेन अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी के साथ साथ पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो एट 2 सेकंड, तो मैंने आपको कहा था कि जहां भी एट वर्ड का यूज हुआ हो उसका सिंपली सा मीनिंग होता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, आपको इंस्टेंटेनियस पूछा गया है। सो लिसन, क्वेश्चन है x इक्वल टू 3t² प्लस 2t, ये सवाल है। आपको दो चीजें निकालने को मैं दे रहा हूं, आपको वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड निकालना है, और बेटा एक्सेलरेशन भी निकालना है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, उसी समय एक्सेलरेशन भी निकालना है। नाउ व्हाट टू डू, क्या करें, तो जो रूल सिखाया है उसी पे कायम रहो। क्या कायम रहना है भाई, सबसे पहला काम आपको वेलोसिटी निकालना है। वो कैसे निकलेगा सर, तो वो निकलेगा dx बाई dt करके, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी निकलता है। करो डिफरेंशिएट, सो डी बाई डी टी ऑफ, वो लिखो पूरा 3t² प्लस 2t, डिफरेंशिएशन बांट दो, 3t² को बांटूंगा तो डी बाई डी टी ऑफ 3t² प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2t, तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकालो, 3 बाहर आया, dt² हो गया, तो पावर को आगे उतारा, पावर में 1 घटाया, इधर 2 कांस्टेंट उतारा, dt बाई dt बचा, तो dt बाई dt तो खत्म हो गया, कट गया, काट के दिखाना नहीं है एग्जाम में कभी कि काट दिया, ऐसा मत काटना, ठीक है, खत्म हो गया। तो आंसर आ गया 6t प्लस 2, ये वेलोसिटी आ गई। अब कितने पे वेलोसिटी उसने आपसे पूछी थी, उसने हमसे वेलोसिटी पूछा था एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, पुट करो 1 सेकेंड, t1, तो आंसर आया 6 प्लस 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर वेलोसिटी, ये हमारी वेलोसिटी निकल के आ गई। सिमिलरली बेटा जैसे वेलोसिटी आया, मैंने आपसे एक्सेलरेशन भी पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके लिए आप क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि वेलोसिटी बाय टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं।
तो वैसे ही वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी, टाइम यानी चेंज इन टाइम, यही आपको एक्सेलरेशन देता है, dv by dt। तो करिए एक बार और डिफरेंशिएट करिए बच्चे। तो d by dt ऑफ, यहां रख दो उस वेलोसिटी की वैल्यू को, क्या आया वेलोसिटी, ये 60 प्लस 2 पुट कर दो, 60 प्लस 2 करो डिफरेंशिएट, डी बाई डी टी दोनों को बांट दो। तो डी बाई डी टी पहले गया 60 के साथ, फिर डी बाई डी टी आया 2 के साथ। 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, 2 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो यानी आपके पास आंसर आ गया बच्चे 6। क्या इसमें कोई टाइम का टर्म है, नहीं, मतलब चाहे टाइम कुछ भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वैल्यू ही नहीं है टी का, तो किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन फिक्स आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है ये एक्सेलरेशन, इट इज कांस्टेंट, फिक्स है ये। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इंस्टेंटेनियस के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा इसके बाद जो टॉपिक अब आता है ना, वो हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए क्लास 9th में आप लोगों ने मोशन के 3 इक्वेशंस पढ़े थे। अगर आप लोगों को याद हो, एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्लास 11th में आता है, इन्हीं फॉर्मूले को डिराइव करना। और इसको डिराइव करने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें से एक मेथड कहलाता है ग्राफिकल मेथड, जबकि दूसरा मेथड कहलाता है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेटा मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करना हम इसमें सीखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से करेंगे, फिर हम सीखेंगे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देन वी यूज कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले आप उसको रिकॉल करते हैं हम लोग कि 9th में हमने क्या पढ़ा था। तो मोशन के 3 इक्वेशन हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन होता था बच्चों s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको याद होगा। ये था मोशन का सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही मोशन का थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये 3 इक्वेशन मोशन की 3 कोर इक्वेशंस हैं। इनमें से हर एक का अपना एक इंडिविजुअल मतलब होता है। जैसे v का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इनिशियल वेलोसिटी। ए फॉर कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब हमने अभी पढ़ा था कि हम अपनी स्पीड को पर सेकंड कितना बढ़ा रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। तो ये ए वो बताता है। टी का मतलब यहाँ पर बेटा टाइम पीरियड यानी टाइम होता है। तो ये बेसिकली इनके मतलब हैं। इसी में से एस का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, और वी नो दैट कि स्ट्रेट लाइन में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होता है। तो एस का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट। अगेन इसमें बाकी जो पैरामीटर्स है वो हमने ऑलरेडी ऊपर लिख लिया, यू माने इनिशियल वेलोसिटी, टी मतलब टाइम, ए मतलब एक्सेलरेशन, राइट। तीसरे इक्वेशन में भी ऑल मीनिंग्स आर डन ऑलरेडी कि क्या मतलब है। तो ये मोशन के 3 इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। और पहला तरीका जिसे मैं डिराइव करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड फॉर जेई नीट स्टूडेंट्स। आप लोगों को इसके ऊपर का कैलकुलस न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है बेटा, मैकेनिक्स के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। वी विल सॉल्व दैट अगेन इन अदर वीडियो और इन द सेम वीडियो वी विल डिस्कस इट, okay, and numerical we will discuss after this topic. I will discuss the numerical. So first of all, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के कितने मेथड हमने बात करें बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के 2 चीजें बात करी हमने। पहला ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, और दूसरा तरीका होता है कैलकुलस मेथड, calculus method. So there are 2 methods, graphical method, calculus method. So एक एक करके देखते हैं। पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड्स की। So what is graphical method? So listen, ग्राफिकल का मतलब हुआ कि ये ग्राफ यूज करेगा, राइट, मतलब इसको ड्राइव करने में कहीं ना कहीं ग्राफ की मदद ली जाएगी। तो मान के चलो बेटा, एक मैं आपको केस देता हूं कि एक गाड़ी मेरे आगे से गुजरी, लेकिन उसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, मतलब वो स्टार्ट मेरे आगे नहीं हुई है। आप मान के चलो मैं अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता हूँ और गाड़ियों को ऑब्जर्व करता हूँ, आते जाते देखता हूँ। एक गाड़ी पीछे से स्टार्ट होती है और मेरे पास आती है, मतलब जैसे ही मुझे वो क्रॉस करेगी उसकी स्पीड 0 तो नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से चल के आ रही है, कुछ ना कुछ स्पीड होगी। मान के चलिए बेटा, मेरे आगे से जब वो गुजरा उसकी इनिशियल स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 की स्पीड थी, वेरी धीरे, बहुत धीरे था वो, है ना, वेरी लेस स्पीड थी। अब यहां पर मुझे बताना, मेरे लिए जो टाइम 0 है, मेरे लिए
जो टाइम जीरो है मतलब स्टार्टिंग टाइम है वो तो यही है ना, जब वो मेरे आगे से क्रॉस करा, मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, मैंने घड़ी का टाइमर ऑन किया और मेरे आगे से वो गुजरा, तो एट दैट टाइम इसकी इनिशियल स्पीड थी 20, जीरो तो नहीं थी। लेकिन ये गाड़ी क्या करता है, यूनिफॉर्मली अपने स्पीड को लगातार इंक्रीज करता है, मींस वी कैन से कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो मैं कुछ कंसीडर करने जा रहा हूं डेरिवेशन के लिए कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मेरा गाड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। So an object starting an object is moving, लिख देते हैं, starting की जगह ज्यादा बेटर रहेगा। An object is moving with initial velocity, with initial velocity u at time zero। जब टाइम जीरो था तो इनिशियल स्पीड से वो मूव कर रहा था। अब क्या होता है, विथ किससे मूव कर रहा है, तो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब टाइम के साथ वो अपनी स्पीड को लगातार इंक्रीज कर रहा होगा, राइट। तो कुछ पैरामीटर्स जो हम लोग बात कर ले कि यू का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी। हमारे डेरिवेशन में हमें पहले से बताना पड़ता है कि हमने किस मीनिंग, किस वैल्यू का क्या मीनिंग रखा है। सो वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, टीचर को ये तो पता रहेगा भाई कि क्यों लिख दिया यू, क्यों लिख दिया वी, तो इन सब पैरामीटर्स के लिए जरूरी है इसका। एस का मतलब होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, टी का मतलब हो गया टाइम, ऐसे ही ए का मतलब हो गया एक्सेलरेशन। ये कुछ पैरामीटर्स हैं विच वी विल डिस्कस इन दिस इक्वेशन, ओके। तो ये एक बार फटाफट लिखेंगे क्योंकि ये डेरिवेशन की स्टार्टिंग है, कंसीडर हमने किया हुआ है। सो अब देखिए क्या मतलब है इस ग्राफ का, कैसे ग्राफ हम लेंगे। तो मेरे पास जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें ग्राफ का सिलेक्ट करना पड़ता है। एक्स एक्सिस पे मैं मान रहा हूं टाइम, ये टाइम का एक्सिस है कि टाइम के साथ क्या वेरी हो रहा है, टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है। और वाई एक्सिस पे बेटा मैं ले रहा हूं वेलोसिटी, या वी कैन से कि मैं इस पे स्पीड ले रहा हूं, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी, नीचे वाले टाइम की यूनिट होगी सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि इसकी यूनिट होगी सेकेंड, टाइम की यूनिट होगी सेकेंड। तो जब गाड़ी 0 सेकेंड पे था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जीरो, ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं ना जीरो को, तो इस समय जब मैंने अपना स्टॉप वॉच ऑन किया, क्या गाड़ी की स्पीड जीरो थी, तो नहीं, गाड़ी तो पहले से चल के आ रही थी, मतलब गाड़ी की कुछ ना कुछ स्पीड थी। तो मान के चलिए बेटा गाड़ी यहाँ से शुरू हुई है, ये है इसकी गाड़ी की इनिशियल स्पीड। इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ी यहीं से शुरू हुई है, ये गाड़ी की इनिशियल स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ इतनी स्पीड थी जीरो टाइम। जैसे जैसे टाइम बीता गाड़ी ने अपनी स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ाई, मतलब स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करनी शुरू होगी यूनिफॉर्मली, बराबर हर सेकंड इक्वल स्पीड बढ़ेगी। अब देखो जितने टाइम में ये बढ़ा है, ये टाइम है बेटा टी, मान के चलते हैं दिस इज द टी टाइम। टी टाइम में गाड़ी ने अपनी स्पीड इतनी की, कितनी करी, तो गाड़ी की जो ये वाली स्पीड है ना, इसको मैं v मान लेता हूं क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, दिस इज v, ये है गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी v, ओके। नाउ लिसन केयरफुली, अब हम लोग कैसे इसको डिराइव करते हैं। पहली चीज आप मुझे ये बताइए, नंबर वन पे पहली चीज आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, तो क्या फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। अब जरा अपने ग्राफ की तरफ ध्यान से देखो और मुझे बताओ वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। इनिशियल वेलोसिटी u से शुरू हुआ तो v माइनस u। फाइनल टाइम क्या है, नीचे चेंज इन टाइम लिखना है। फाइनल टाइम है बच्चों t, यानी कि t पे माइनस इनिशियल टाइम शुरू कहां से हुआ, जीरो से, सो दैट इज जीरो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, ये मेरे सामने निकल करके आया। मैं t को इधर फेंक रहा हूं बेटा, a के साथ t जाएगा, इस तरफ है v माइनस u, सो v क्या हो जाएगा, माइनस u इधर जाकर के प्लस u, यानी u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन आ गई मोशन की, राइट। इस तरीके से हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं पहले इक्वेशन को। तो फटाफट इसको नोट करिए एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द सेकंड वन। पहला इसी था, बहुत आसान था निकालना। दूसरा देखो बच्चों, एक आपको स्टेटमेंट याद रखना है दूसरे के लिए। वो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि एरिया अंडर
वीटी कर्व यानी वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर का एरिया, एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देता है एरिया अंडर वीटी कर्व। सो नाउ मुझे ये दिख रहा है कि मेरा कर्व तो भाई ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे का एरिया अगर मैं निकालता हूं, राइट, अगर मैं स्ट्रेट लाइन के नीचे का एरिया निकालता हूं, ध्यान से देखना कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। ये वाला एरिया अगर मैं निकालता हूं तो ये क्या बताएगा? ये एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट बताएगा, है ना। जब भी आपको वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है आप सीधा एरिया निकाल लो, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। सो मेरे को सेकंड केस में क्या करना चाहिए? मुझे सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट यानी एस निकालना है, जो कि होता है एरिया अंडर वीटी कर्व। सो एरिया क्या फॉर्मूला होगा? आप जरा देखो ये शेप कौन सा है बेटा, ये शेप है ट्रेपीजियम का शेप। ट्रेपीजियम होता है ना जिसमें दो साइड पैरेलल होती है, दो साइड पैरेलल नहीं होती है। आमने सामने वाली पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, दो साइड पैरेलल, दो साइड पैरेलल नहीं होती। ऐसे ही जरा इस ग्राफ को देखो कि एक तो ये वाली लाइन, दूसरी मेरी ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन तो है पैरेलल, और बाकी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, यानी कि ये एक ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे मुझे एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसका फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का होगा। अब ध्यान से सुनना, सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन से दो पैरेलल साइड है हमारे ग्राफ में? तो पैरेलल साइड तो एक तो ये है, ये वैल्यू कितनी है 0 से u तक, यानी कि इसकी वैल्यू तो u है, और ये जो दूसरी वाली है वैल्यू कहां तक है? v तक, यानी इसकी वैल्यू v है। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ना, जब हम यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? u प्लस v कर देंगे। ये आ गया पैरेलल साइड्स का सम आ गया। इनटू में क्या करना है मुझे? इनटू में हाइट करना है ना। हाइट मींस दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस लेंगे। देखो ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड, ये गैप है कितना है? 0 से t तक, यानी कि t का गैप है। यहां से लेके यहां तक का जो गैप आ रहा है वो t आ रहा है ना। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या करते हैं? हाइट के बदले t रख देते हैं। अब समझिए आधा काम आपका हो चुका है डेरिवेशन का। u तो u ही है, v की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से लाऊंगा। हमने क्या डिराइव किया फर्स्ट इक्वेशन में? v इक्वल्स टू u प्लस 80, हमने ये डिराइव किया। इसको यहाँ पे बेटा पुट कर दीजिए, v के बदले आप रख दो u प्लस 80 into t, so the relation become half u plus u हो गया 2u प्लस 80 into t, मल्टीप्लाई करो तो 1/2 ये, और ये 2u के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये t भी तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये हाफ 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उस t के साथ भी होगा तो 80 स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई जो हमें चाहिए थी। तो इस तरीके से हम लोग मोशन के दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आता है मोशन का तीसरा और अंतिम इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका? देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना बाकी सब कुछ सेम है, क्योंकि मुझे तो एस इसमें भी चाहिए, और एस हमने क्या बोला था? एरिया अंडर किसके नीचे का? वीटी कर्व के नीचे का। अगर आप ये निकाले तो यही डिस्प्लेसमेंट होता है। और कौन सा शेप था? हमने बात करी थी भाई एरिया, तो ट्रेपीजियम था, तो ट्रेपीजियम का एरिया लेंगे। अब ट्रेपीजियम का एरिया होता क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो कोई भी स्टेप अलग नहीं कर रहा हूं, जो मैंने अभी पीछे किया था वही कर रहा हूं, इंटू हाइट। अब सेम वही बात करते हैं, पैरेलल साइड कौन कौन सी थी ग्राफ में? एक तो u था, दूसरा v था, और हाइट था t। यहां तक कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये शुरू की चार लाइनें हमें बिल्कुल एज इट इज लिया जो मैंने यहाँ पर लिया था, है ना। देखो यहां से लेके यहां तक सब सेम है, तो वही सब सेम चीजें मैंने यहाँ पर भी लिखी है। अब फर्क सिर्फ इतना है सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में, कि इन सेकेंड इक्वेशन हमने v की वैल्यू पुट करी थी फर्स्ट वाले से। अब इस इक्वेशन में क्या करना है? t की वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन से। तो जो आपने फर्स्ट इक्वेशन निकाला है ना, देखो जरा यहां से t निकालो, देखो इस रिलेशन को ध्यान से देखो, ये वाला। यहां से अगर मैं t निकालूं तो t आएगा, a नीचे जाएगा, मतलब v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा।
बस इसी वैल्यू को आप वहां पर यूज करिए, v माइनस यू अपॉन ए। ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं, t के बदले मैं पुट करने वाला हूं फर्स्ट इक्वेशन से जो आया v माइनस यू अपॉन ए, ये मैंने रख दिया एस। अब देखिए एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, v माइनस यू v प्लस यू, इट्स अ रिलेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे 2 और a है ना, आइडेंटिटी मैंने क्या लगाई, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये रिलेशन यूज किया है यहाँ पे। सो एस इधर है, 2a को इधर फेंको तो हो गया बेटा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये निकल के आ गया मोशन का थर्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से मोशन की तीनों इक्वेशन डिराइव हो जाती है। और इस मेथड को जो मैंने अभी सॉल्व कराया, इसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जाम्स, फॉर UT1 UT2 बोर्ड वगैरह फाइनल एग्जाम सब में आता है ये, है ना। 11th क्लास का सबसे कोर सबसे बेसिक जो डेरिवेशन है ना, उनमें से ये एक है। तो अब इसका इस्तेमाल बेटा हर जगह है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, तो ये इसका यूज है। अब जैसे मैं एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ, जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, एकदम समझ के देखिए सवाल क्या है यहाँ पर। ये क्वेश्चन है कि एक बॉल है, क्या है, बॉल है, ध्यान से सवाल पढ़िए। A ball is thrown vertically upward with velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building। मतलब क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है, तो यहां बना लेता हूं, यहां पर हम लोग बना लेते हैं एक बिल्डिंग है, ये जमीन हो गई, इस जमीन पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है, ले भाई ये बिल्डिंग हो गई। इस बिल्डिंग के टॉप पे कोई आदमी खड़ा है और वो बॉल को ना ऊपर फेंकता है। तो देखो यहां से बॉल को फेंका गया ऊपर, किस स्पीड से फेंका गया, तो स्पीड ये बोल रहा है कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। कितने से फेंका गया, 20 मीटर पर सेकंड से। तो भाई 20 मीटर पर सेकंड हमने यू ले लिया। अब मुझे देखिए ध्यान से बताना, बॉल जब ऊपर जाता है तो क्या वो ऊपर जाता ही चला जाता है, जाके रुकता भी है, भाई हमेशा रुकता है। मैं अगर इस स्टाइलस को ऊपर फेंकूंगा हाई स्पीड से तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी इसको लगातार नीचे खींच रही है, जिसके कारण इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और धीरे धीरे स्पीड कम होते 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 जीरो जब हो जाएगी तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, जीरो हो गई। अब वहां से वो बेटा गिरना शुरू करेगा, फॉल करना स्टार्ट करेगा। यानी ये ऑब्जेक्ट पहले तो जाएगा ऊपर, यहां जाने के बाद ये रुक जाएगा, मतलब इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी जीरो, और फिर यहां से वापस गिरेगा जमीन पे। इसने बोला जमीन पे गिरेगा। क्वेश्चन आगे बढ़ता है। टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो जमीन से जो इसकी ऊंचाई है, जहां से बॉल फेंका गया, ये ऊंचाई है 25 मीटर, 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। देन हाउ हाई विल द बॉल राइज, भाई ये बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बॉल ने कितना किया। एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, जब ये बॉल हिट करेगा ग्राउंड को, तो एक टाइम ऊपर जाने का, मान लीजिए मैं ऊपर जाने के टाइम को T1 बोलता हूँ और नीचे आने का टाइम T2, तो मेरे को ना ये दोनों का सम निकालना है कि व्हाट इज T1 प्लस T2। क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक आपको। तो एक बॉल को बिल्डिंग की हाइट से ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बिल्डिंग की हाइट थी 25 मीटर। अब हमें निकालना है कि ये बॉल कितनी ऊंचाई तक गया और ऊपर जाकर के नीचे जमीन पर गिरने में कितना टाइम लगा। सो लुक, इसमें दो केस समझो, पहले ऊपर जाने का केस देखते हैं। क्या क्या है ऊपर जाने में डेटा, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, राइट, पहला डेटा हमारे पास ये है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं मालूम, आपको यू पता था, ओके। अब ये बताना एक चीज ध्यान से, आपको फाइनल स्पीड पता है, हाँ सर जीरो है, ऊपर जाकर के रुका यानी फाइनल स्पीड जीरो है। क्या आपको एक्सेलरेशन पता है, तो जवाब है हाँ। ग्रेविटी बेटा नीचे की तरफ खींचती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, बट आपने बॉल किधर फेंका, ऊपर की तरफ, अपोजिट, तो माइनस लेना है। और वैल्यू वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 होती है, बट क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा है कि जी की वैल्यू आपको 10 यूज करनी है। क्या यूज करनी है, 10 यूज करनी है। तो यहाँ पर 10 लोगे, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखो, आपको यूज करना सिखाता हूँ इक्वेशन को कैसे करते हैं। हमारे पास तीन इक्वेशन थे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आगे पीछे लिख दिया, कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा होता है v इक्वल्स टू u प्लस
80। अब देखो कैसे अप्लाई करें, कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ध्यान से देखना बेटा, जिन बच्चों का बेसिक वीक होता है ये उसके लिए है। हमेशा उस फॉर्मूले का चूज करो जिसमें सिर्फ एक अननोन वैल्यू हो, सिर्फ एक ऐसी वैल्यू हो जो आपको नहीं पता। बाकी ऐसा कोई इक्वेशन अप्लाई मत करना जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें नहीं पता। जैसे देखो, क्या मैं इसमें ये पहला इक्वेशन थर्ड वाला v इक्वल टू यू प्लस 80 यूज कर सकता हूं? तो मुझे बताना एक बार, क्या मेरे पास v है? हाँ सर है, v तो है। क्या हमारे पास u है? हाँ है। क्या हमारे पास एक्सेलरेशन है? हाँ है। क्या हमारे पास टी है? नहीं है। तो यानी कि इस इक्वेशन को यूज करें तो एक अननोन है, सिर्फ टाइम। सिर्फ टाइम नहीं पता, बाकी सब पता है। तो क्या यूज कर सकता हूं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ? सबसे ऊपर वाली इक्वेशन देखा, v पता है हाँ, u पता है हाँ, a पता है हाँ, s पता है नहीं, यानी हाँ ये कर सकता हूँ क्योंकि एक अननोन है। क्या मैं सेकंड यूज कर सकता हूँ? s पता है नहीं, कितनी ऊंचाई गया मुझे नहीं पता, पहली अननोन वैल्यू। यू पता है? यस। टी पता है? नहीं, दो अननोन वैल्यू। सो दैट्स व्हाई सेकंड इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ आप दो इक्वेशन चूज कर सकते हैं बेटा, पहली और तीसरी, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन लगा दो। तो देखो मैं लगाने वाला हूँ अभी पहली इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। ऐसा करके मेरे को क्या निकलेगा वो ध्यान से देखना। v कितना है? 0। फाइनली बॉल ऊपर जाकर के रुक गया। इनिशियल स्पीड क्या है? 20। एक्सेलरेशन क्या लेना है? -10 लेना है सर, है ना। क्वेश्चन ने बोला है 10 लेने को, और माइनस क्यों लिया? बॉल को हमने ऊपर फेंका, ग्रेविटी नीचे खींचती है। इनटू में टाइम जो कि मुझे निकालना है। देखो 20 को इस तरफ ले आओ तो माइनस का 20 हो गया, इज इक्वल्स टू में बचा माइनस का 10t। माइनस से माइनस कैंसिल, तो t निकला 20/10। जीरो से जीरो कैंसिल। आपका टाइम कितना बेटा बेटा मिला? 2 सेकंड का टाइम मिला। मतलब बॉल को हाइट से ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट जाने में 2 सेकंड लगता है। ठीक है, अब जरा डिस्प्लेसमेंट का पता लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v फाइनल 0 है ऊपर जाके, u मैंने 20 की स्पीड से फेंका था यानी 20 स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन -10, s मुझे निकालना है। तो ये हुआ माइनस का 400 माइनस का 20, s माइनस माइनस कैंसिल, s आ गया 400 के नीचे 20 पहुंचा, 0 से 0 गया, 2 से गया ये 20 मीटर। यानी कि मैक्सिमम हाइट कितना ऊंचाई तक जाएगा बॉल? 20 मीटर की ऊंचाई तक बॉल जाएगा। ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा, 2 सेकंड लेगा ऊपर जाने में। अब जरा सेकंड चीज सोचो इस बिल्डिंग, अब सेकंड वाली, कि मुझे तो नीचे आने का पता लगाना है ना बेटा। नीचे आने में बॉल ने कितना समय लिया होगा। अब जरा ध्यान से एक बार दोबारा मोशन को समझना। बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जाके बॉल रुक गई, अब नीचे गिरेगा तो नीचे आने के लिए इनिशियल स्पीड 0 लूंगा क्योंकि यहाँ पे फाइनल 0 था। इस ऊपर जाने के लिए जो फाइनल है वही नीचे आने के लिए क्या होगा? इनिशियल होगा। ऊपर जाने के लिए जो फाइनल है वही नीचे आने के लिए क्या होगा? इनिशियल होगा। तो इनिशियल स्पीड तो मैं 0 लूंगा। ध्यान से देखो क्या क्या चीजें लूंगा। u की वैल्यू में 0 लूंगा। एक्सेलरेशन बताओ, अब ये नीचे गिर रहा है बॉल और ग्रेविटी भी नीचे ही खींचता है, यानी एक्सेलरेशन इस वक्त आप प्लस का 10 लेंगे, राइट। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब ये भी निकल सकता है क्योंकि बिल्डिंग की हाइट थी 25 मीटर और बॉल कितनी ऊंचाई तक गया ये हमने निकाल लिया है 20 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया जमीन से, ये बताओ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया बेटा 20 प्लस 25, यानी ये हो गया 45 मीटर। ये चीजें मेरे पास आ गई, मुझे टाइम चाहिए। चलो अप्लाई करो, रिलेशन 3 में से कोई एक देखो। v इक्वल्स टू यू प्लस 80 यूज कर सकता हूँ क्या? बताना। v पता है? नहीं। भाई ग्राउंड पे गिरेगा किस स्पीड से? क्या आपको पता है कि ग्राउंड पे गिरने से जस्ट पहले स्पीड क्या होगी? तो जवाब है मुझे नहीं पता। यानी आपको v नहीं पता। आपको u पता है? हाँ पता है 0। a पता है? हाँ पता है। t पता है? नहीं पता। कितनी अननोन चीजें? दो चीजें। तो क्या यूज कर सकते हो? जवाब है नहीं सर, नहीं यूज कर सकते। तो हटाओ फिर इस इक्वेशन को, नहीं यूज कर सकते। सेकंड पे चलो, क्या हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं? तो चेक करते हैं क्या क्या पता है। s मालूम है? यस सर मालूम है। u हाँ। t मालूम है? नहीं। a पता है? हाँ। t पता है? नहीं। मतलब एक ही अननोन है, टाइम, इसीलिए लगा सकते हो फॉर्मूला। चलो अप्लाई करो। s कितना है? 45 मीटर। u कितना है? 0। 0 इंटू टी, हाफ एक्सेलरेशन 10 प्लस का इंटू टी स्क्वायर। 0 तो खत्म ही कर दो इसको, तो ये हो गया 45 और इधर आ रहा है बेटा हाफ इंटू 10t²। देखो 2 से तो गया 10 5 बार, इस 5 को 45 के नीचे ले आओ, 45 के नीचे आएगा 5, तो क्या निकलेगा? t² 9, है ना। 5 9 जा 45। अब इस t का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बनेगा,
कोई भी रूट वैल्यू में प्लस और माइनस दोनों देता है, यानी इस 9 की वैल्यू आएगी +-3। लेकिन वी नो दैट कि टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मुझे सिर्फ कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, पॉजिटिव वाली। तो आपके पास टाइम आ गया बेटा 3 सेकेंड। तो ऊंचाई से जमीन पे गिरने में जो लगेगा ना टाइम, वो है 3 सेकेंड। तो मैंने शुरू में ही बोला था डायग्राम में कि मुझे निकालना है ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, माने T1 प्लस T2। ऊपर जाने का टाइम T1 और नीचे आने का टाइम T2। ऊपर जाने में लगा 2 सेकेंड, नीचे आने में लगा 3 सेकेंड। तो बॉल को टोटल लगा टाइम है 5 सेकेंड। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फटाफट इसको नोट करिए और समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने अभी तक जो सीखा बेटा वो था कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीख लिया किस तरीके से। तो हमने सीखा ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम सीखेंगे इसको हम लोग कैलकुलस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो कैलकुलस मेथड को समझने से पहले हमें इंटीग्रेशन को ध्यान से समझना होगा कि आखिर ये इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसा होता है। देखो, इंटीग्रेशन का सिंबल बेटा इस तरीके का होता है और लिखते ऐसे हैं कि इंटीग्रेशन डीएक्स। तो इसको पढ़ना क्या है, इसको पढ़ना है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन dy, तो इसको क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। इसको पढ़ना है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखो रूल सिखा रहा हूं, बड़ा बेसिक सा, बड़ा सिंपल सा रूल है इंटीग्रेट करने का। अगर कभी इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx आ गया, तो रूल कहता है कि जो भी आपको उसकी पावर नजर आ रही है, जैसे x की पावर 2 है, तो बच्चे उस पावर में एक जोड़ दो और नई पावर से डिवाइड कर दो। राइट, क्या करना है, पावर में एक जोड़ दो, नई पावर से डिवाइड कर दो। तो x की पावर 2 + 1 हो गया 3 और नीचे भी आ गया 3। तो ये है आपका आंसर। वेरी इजी। मैंने क्या बोला, पावर में एक जोड़ दो, एक जोड़ दो और नई पावर से, और नई पावर से डिवाइड कर दो, नई पावर से डिवाइड कर दो। सिंपल सा बेसिक है इंटीग्रेशन का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सोचो। अगर मुझे कभी इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx करना है, नाउ लेट्स सी x की पावर क्या है इंटीग्रेशन में 4। रूल क्या मैंने सिखाया, पावर में एक जोड़ दो यानी 5 और जो आया 5 उसी से डिवाइड कर दो। सिंपल सा इंटीग्रेशन का नियम है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, जैसे 5x स्क्वायर आ गया और साथ में dx, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी कांस्टेंट नंबर है इंटीग्रेशन के उसको बाहर निकालो। 5 बाहर आ गया, रह गया कौन अंदर, तो अंदर रह गया आपका x स्क्वायर dx। अब आगे का रूल आपको पता ही है, 5 तो 5 था ही, पावर में एक जोड़ो यानी x क्यूब और नई पावर यानी 3 से डिवाइड कर दो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं इसको। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ज्यादा टर्म्स है, मान लो मेरे पास 2 टर्म आ गया x स्क्वायर + 5x dx, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये इंटीग्रेशन बेटा सभी का है, मतलब ये इंटीग्रेशन का निशान x स्क्वायर का भी है, उसके साथ भी dx लगाओ, फिर प्लस ये 5x का भी है, इसके साथ भी dx लगाओ, मतलब इंटीग्रेशन दोनों को बांट दो। अब देखो सॉल्व करना, रूल क्या है, x स्क्वायर पावर में एक जोड़ा, नई पावर से डिवाइड किया, सिंपली x 3/3 हो गया, प्लस कांस्टेंट टर्म 5 को बाहर निकाला, x बच गया अंदर खाली, और x की पावर क्या है 1 है, तो पावर में एक जोड़ो यानी x स्क्वायर, नई पावर 2 से डिवाइड, दिस इज द आंसर। सिंपल सी मीनिंग, हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। एक इंटीग्रेशन होता है जिसको इंटीग्रेशन बाय लिमिट्स बोलते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इस बारे में ट्रिकी है। यहाँ पे बेटा कोई नंबर लिखा होगा 1, यहाँ लिखा होगा 2, कुछ भी नंबर हो सकता है, मैंने इस वक्त 1 और 2 लिया है। इस जो नीचे में मैंने लिखा है ना ये वाला नंबर, इसको बोलते हैं बच्चों लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इस ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। इस तरीके की इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, देखो पहले तो आप जो नॉर्मल रूल जानते हो वो करो। पावर 2 है, एक जोड़ा यानी 3, नई पावर 3 से डिवाइड किया, सिंपली इंटीग्रेशन आ गया जो हमने सीखा था। अब ये लिमिट्स लगाओ, नीचे है 1, ऊपर है 2। करना क्या है, एक बार बेटा अपर लिमिट डालना है, जहां जहां पर x है, देखो लिमिट उसी की जगह डालना जिसके साथ यहाँ d लिखा था, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे थे। यहाँ x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो x की जगह पर ये वैल्यू रखो, बाकी सब सेम रखना, उसको छेड़खानी नहीं करना है। तो जहां x है वहां रख दिया मैंने 2, पावर क्या है 3, डिवाइड में क्या है 3, वो सब रहने दो वैसे का वैसा ही।
फिर लिखो माइनस, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट डालो, 1 डालो एक्स की जगह, तो 1 बाकी क्यूब बाय 3, बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या किया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करिए, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, इट विल बी व्हाट, 3 एलसीएम में 8 माइनस 1 7, हमारा आंसर आ गया बच्चों 7 बाई 3। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है इंटीग्रेशन को। एक ध्यान देना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ना एक दूसरे का अपोजिट है। एक बार इस चीज को देखते हैं समझ के। अगर मुझे इसी एक्स स्क्वायर का बेटा डिफरेंशिएशन करना होता, तो मैंने आपको भी पीछे सिखाया था डिफरेंशिएशन, कि जो भी पावर होता है उसको आगे उतार देते हैं और पावर जो बचा जो था उसमें से एक घटा देते हैं, तो आंसर हो जाता 2x। ये हो जाता डिफरेंशिएशन। अब जरा इसका इंटीग्रेशन करके देखो, अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट है तो वही आना चाहिए ना जिससे आपने निकाला है। देखो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लिया, x की पावर 1 बचा। रूल क्या कहता है, पावर में एक जोड़ो, नई पावर से डिवाइड करो। देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर। क्या ये वही नंबर नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे आप। तो यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होता है। यही कारण है कि अगर कभी इंटीग्रेशन डीएक्स लिखा हुआ है खाली और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो सिंपली ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कट करेगा अपोजिट। लेकिन काट के कभी दिखाना मत, बता रहा हूं, वहीं गलत हो जाओगे। नहीं तो काटना नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए आपको कहा कि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपोजिट होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है। क्या बचता है, सिर्फ एक्स बचता है। तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर इंटीग्रेशन आ गया तो ध्यान रखना, पहले कांस्टेंट को बाहर कर लो, फिर इंटीग्रेशन डीएक्स है तो ये एक्स बचेगा यानी 5x। यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, राइट। तो ये था। अब मैं इसका यूज करने वाला हूं कैलकुलस मेथड से सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखना बेटा, कैलकुलस मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको डिराइव कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से। किस मेथड से, तो कैलकुलस मेथड से। ध्यान से समझेंगे कैसे करना है इस चीज को। देखो सबसे पहला इक्वेशन का जो मोशन का इक्वेशन है ना, उसमें एक्सेलरेशन आता है v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो मैं चुनूंगा एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, विच मींस dv बाई dt। हमने शुरू में भी पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस जब हम लोग एक्सेलरेशन करते थे या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हम लोग करते थे, तो उस टाइम पे हम लोग क्या लेते थे, ds बाई dt करते थे वेलोसिटी में। ऐसे एक्सेलरेशन में dv बाई dt करते हैं। अब यहाँ गौर से देखना क्या कर रहा हूँ, इस dt को इस तरफ भेज दो, a के साथ आ गया a dt और इस तरफ क्या है dv, राइट। अब देखना, अब क्या करना है, इंटीग्रेट करो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट का निशान लगा दें, a dt पे भी इंटीग्रेशन और इधर dv पे भी इंटीग्रेशन। और अब जरूरत है बच्चों लिमिट पुट करने की। ध्यान से लिमिट को समझना कैसे डालते हैं। देखो जिसके साथ में d है, लिमिट हमेशा उसी का लगेगा। यहाँ लिमिट d किसके साथ है, t के साथ है। तो टाइम बेटा 0 टाइम से शुरू होता है, t टाइम तक जाता है। हमने ग्राफ में सीखा था ना, ओरिजिन यानी 0 से शुरू हुआ था और वो t टाइम तक गया था। वैसे इधर d किसके साथ है, v के साथ है। तो v की इनिशियल स्पीड क्या होती है, u, और फाइनल होती है v। तो लिमिट यहाँ पे v वाला लगेगा, इनिशियल u से फाइनल v तक, राइट। अब देखो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, फिक्स वैल्यू होगी। a को बाहर निकाल लो, आपके पास बच गया dt 0 से t। ऐसे ही दिस साइड d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, अभी मैंने सिखाया था आपको, आपके पास सिर्फ v बचेगा। लिमिट डालेंगे uv, क्या सिखाया था लिमिट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार v की जगह v रखा, माइनस v की जगह u रखा, ये आ गया। इस साइड में d से इंटीग्रेशन कटेगा तो बचेगा t। अगेन यहाँ भी हमें लिमिट डालने की जरूरत है, तो एक बार t रखा, माइनस एक बार लोअर लिमिट 0 रखा, तो ये आपके पास निकला क्या, इसको साथ में a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया इधर t माइनस 0 t यानी at, और दूसरी साइड में आ रहा है v माइनस u। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। मोशन की पहली इक्वेशन डिराइव हो गई बाय यूजिंग कैलकुलस। सो कैलकुलस का सिंपली मीनिंग होता है जहां पर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज करते हैं। तो दोनों के यूज से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब समझिए इसके बाद सेकंड इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमें उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मुझे s चाहिए। मैं यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ ds बाई dt, है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। अगेन
ओके, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको नीड पड़ती है बेटा, इस इक्वेशन क्या है सेकंड का, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस रिलेशन में अगर हम गौर करें तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है और s का यूज वेलोसिटी के फॉर्मूले से हो सकता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी v होता है ds बाय dt। अब ध्यान से समझना है इस चीज को, सेम स्टेप जो मैंने फर्स्ट वाले में यूज किया है वही यहां भी करने वाला हूं। सबसे पहले इस dt को इस तरफ ले जाओ, ये हो गया v dt और इस तरफ बच गया ds। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो ध्यान से, दोनों तरफ अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन वी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएस हो गया, राइट। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हमको कुछ ऐसा मिलता है। अब देखिए क्या करना है, अब जरूरत आती है लिमिट्स की, और मैंने आपको क्या सिखाया, लिमिट्स हमेशा वो डालो जिसके साथ डी होगा। तो यहाँ डी एस के साथ है तो जीरो डिस्प्लेसमेंट से एस डिस्प्लेसमेंट तक लिमिट होगा। ऐसे ही यहाँ पर टाइम के साथ है तो जीरो टाइम से टी टाइम तक होगा, राइट। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं एक चीज पुट करने वाला हूँ, v का रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन से उठाओ, u प्लस ए टी होता है, रख दो v के बदले, साथ में यहाँ dt है, लिमिट जीरो से t तक है। दिस साइड ds, d से इंटीग्रेशन खत्म, अभी सिखाया था आपको मैंने, काट के नहीं दिखाना है, बस ये याद रखना, d से इंटीग्रेशन कट जाता है तो खाली s बचेगा। लिमिट्स जीरो से s तक पुट करो, अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट जीरो, ये आ गया s माइनस जीरो। सेकेंड इस साइड में देखें, ये dt दोनों को बांट दो, यानी u dt अलग हो गया और at के साथ भी dt अलग हो गया, लिमिट जीरो से t तक, जीरो से t तक। अब देखिए u कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो बच्चों, सिर्फ dt बचा जीरो से t। ऐसे ही यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, आपके पास सिर्फ t बचा dt जीरो से t। दिस साइड s माइनस जीरो विल बी s। यहां तक क्लियर है। नाउ इसके बाद क्या करना है हमें, तो ये जो u है, ये तो u भाई ठीक है, d से इंटीग्रेशन कैंसिल होके खाली t बचेगा, लिमिट डलेगा जीरो से लेके t तक, प्लस a। अब यहां चेक करिए, t की पावर 1 है इस वक्त, हमने क्या सीखा था रूल, पावर पे एक जोड़ो, नई पावर से डिवाइड करो। तो पावर t में एक जोड़ा तो t2 हो गया और नई पावर 2 से कर दिया डिवाइड, लिमिट जीरो से t तक इज इक्वल टू s। नाउ अपर लिमिट t माइनस जीरो तो t ही रहेगा, तो ये तो बचा ut प्लस a, ये 2 ना पहले ही निकाल लेता हूं मैं, क्योंकि खुद करे ना करे एक ही बात है, 2 को पहले बाहर कर लिया। अब टी स्क्वायर में एक बार अपर लिमिट डाला, टी माइनस लोअर लिमिट डाला, जीरो, स्क्वायर अपनी जगह मेंटेन्ड है, ओके, खाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने रखा हुआ है। अब देखिए क्या बचा, यू टी प्लस ये हुआ 1/2 ए टी स्क्वायर, क्योंकि जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो गया, ये निकला एस। ये है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन जो डिराइव हुआ। तो ये हुआ कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कैसे किया जाता है, तो इस तरीके से डेरिवेशन होती है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू ऑल। बहुत आसान था बेटा, प्रैक्टिस करो इसकी, दबा करके जितना कर सकते हो, है ना, यही चीजें तुम्हें आसान करेंगी चीजों को ना। फिजिक्स देखो, लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट बिकॉज इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। मैथ्स और फिजिक्स भाई भाई हैं भाई, मैथ्स में जैसे प्रैक्टिस करते हो ना, फिजिक्स में भी जरूरी है, बार बार करते रहो, 4-5 घंटा करो, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा बुक, कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, आपके लिए एक नोट्स काफी है जो मैं लिख पा रहा हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वंस अगेन आई विल से, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है मेहनत का। चलिए अब देखिए बच्चे, एक ना थर्मोडायनेमिक्स में जैसे कहते हैं ना कि 3 लॉ होते हैं, 4 लॉ होते हैं, मैं वैसे एक लॉ बताता हूँ तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स के लिए। ऐसे एक जीवन का लॉ है, जीवन का लॉ क्या है, सुख और दुख कंजर्व होते हैं। अभी अगर दुख उठा लोगे तो जीवन में सुख जो है ना वो बाद में आ जाएगा, और अगर अभी सारा सुख भोग लोगे कि चल भाई मोबाइल चला लूं, चल भाई घूमने चला जाऊं, चल भाई फिल्म देखा हूं, सब काम अगर अभी सुख भोग लोगे तो लाइफ के आगे के पार्ट में तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि सुख प्लस दुख इज कंजर्व इन एन आइसोलेटेड लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ लाइफ आई एम टेलिंग यू। क्या है लॉ ऑफ लाइफ, कि भाई इन आइसोलेटेड लाइफ, इन आवर लाइफ, एवरीथिंग लाइक सुख और दुख इज कंजर्व, बराबर भोगना है, सुख भी और दुख भी। अभी के जीवन में, विद्यार्थी जीवन में दुख भोग लो, आगे के जीवन में सुख भोगोगे। और वो दुख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुख नहीं है यार, एंजॉय करो, पढ़ने के लिए माँ बाप खर्च कर रहे हैं, मेहनत करो दबा करके, और जरूर सफल होगे एक दिन, देखना, ठीक है। तो चलिए इसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन के अंदर बेटा हमें चाहिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एक्सेलरेशन भी चाहिए, एस भी चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ रिलेशन लगाने जा रहा हूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt,
इससे मुझे एक्सेलरेशन तो मिल गया, लेकिन मुझे कहीं भी ना डिस्प्लेसमेंट का टर्म नजर नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि मुझे तो एस भी चाहिए अपने इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डीएस से कर रहा हूँ और डिवाइड भी डीएस से कर रहा हूँ। कर सकते हैं ना, सेम चीज से मैथ में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सिमिलरली फिजिक्स में भी भाई भाई हैं दोनों। तो इस डीएस को इस डीवी के नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ भाई। 2 into 3 इक्वल टू 3 into 2 बोथ आर सेम, तो डीवी dt इंटू डीएस है, मैं यहाँ पे dt लिख देता हूँ, एक ही बात है इसके नीचे। अब देखो ये एक रिलेशन बन गया ds बाई dt, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। साथ में है dv बाई ds, ये बच्चा। इस तरफ आपके पास a है, ds को इधर भेजो तो ads इज इक्वल्स टू v dv। यहां तक आ गए हम। अब आपको मैंने पीछे जो स्टेप सिखाए थे वही सेम करना है, क्या? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। देखो इंटीग्रेशन का निशान यहाँ लगेगा एडीएस और इंटीग्रेशन का निशान यहाँ लगेगा वीडीवी। लिमिट याद है, क्योंकि डी के साथ वी है तो लिमिट यू वी वाली आएगी, यू से वी, शुरुआती स्पीड इनिशियल स्पीड यू से फाइनल स्पीड वी तक। यहाँ डी एस के साथ है तो जीरो डिस्प्लेसमेंट से एस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा डीएस जीरो से एस। दूसरी तरफ अब यहाँ कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पावर 1 है। रूल क्या कहता है? पावर में एक जोड़ दो और नई पावर से डिवाइड कर दो, तो v की पावर 2 डिवाइड बाई 2 हो गया। लिमिट डालो u से v, पुट करते हैं भाई। इसके बाद अगर हम पुट करें अपर लिमिट तो यह आएगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट डाले तो यू स्क्वायर बाई 2। इस तरफ देखो डी से इंटीग्रेशन कटेगा, खाली एस बचेगा, तो खाली एस बचेगा तो लिमिट्स डाल दो एस में, जीरो से एस तक है, बाहर है ए, तो ए एस माइनस जीरो, दिस साइड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, एलसीएम ले लिया और ये आ गया ए एस। 2 को इधर फेंको तो 2, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चेक करिए बेटा, इक्वेशन मोशन की थर्ड इक्वेशन आ गई। तो कैलकुलस मेथड से भी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीख लिया। इस तरीके से हम लोग इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये था आपके चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन का थ्रू आउट कंप्लीट वीडियो इन वन शॉट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है भाई, मेहनत करो, इस वीडियो को बार बार रिपीट टेलीकास्ट में देख लो, है ना, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप नीचे कमेंट करिए कि अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड या इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया हो, तो मैं अगले चैप्टर में उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करके फिर नेक्स्ट चैप्टर का चालू करूंगा वन शॉट। ओके, तो इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के, सारे के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के वन शॉट मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फिजिक्स वाले सर को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलो।